नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली नखशिख खंड। इसके कुछ वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज के नखशिख खंड में जो हम पद करने जा रहे हैं, उसके प्रसंग में आप ये बताएंगे कि ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली के नखशिख खंड से उद्धृत है। और इस खंड में कवि विद्यापति ने नायिका राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है। और किसके माध्यम से किया है? दूती के माध्यम से या नायिका की सखी के माध्यम से। तो आइए इस पद को देखते हैं। यहाँ पर दूती क्या कहती है कृष्ण के सामने, क्योंकि पहले जो मैंने पद करवाए हैं उसमें मैंने बताया था कि जो दूती है वो कृष्ण के सामने राधा के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। तो वो कहती है कि माधव किसके लिए कहा गया है? कृष्ण के लिए। की कहब सुंदरी रूपे, की कहब यानी क्या कहूँ उस सुंदर राधा के रूप के बारे में मैं क्या वर्णन करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। कतेक जतन बिहि आनी समारल, देखल नयन स्वरूपे। कतेक यानी कितने, जतन यानी यतन, विहि अर्थात विधि या ब्रह्मा या विधाता ने, समारल सजाया है, समारल यानी सजाया है, देखल नयन स्वरूपे उसके सुंदर नेत्रों के रूप को देखकर ऐसे लगता है कि ना जाने विधाता ने उसे कितने ही यत्नों से सजाकर इतना सुंदर बनाया है। अर्थात उसके नेत्र बहुत अधिक सुंदर हैं, उनको देखकर लगता है कि विधाता ने इसे कितने ही यत्न से संवारा है, सजाया है। पल्लव राज चरण जुग शोभित, पल्लव राज कौन है? कमल। कमल कैसे हैं? चरण जुग, दोनों जो चरण है वो कमल के समान सुंदर और शोभित यानी शोभायमान है। गति गजराज कै भाने, कै यानी समान, गति यानी जो उसकी चाल है, गजराज हाथी के समान है। उसको देखकर ऐसा जान पड़ता है, ऐसा भान पड़ता है, कैसा? हाथी के समान मस्त उसकी चाल है। कनक कदली पर सिंह समारल, कनक यानी स्वर्ण, कदली का तात्पर्य यहाँ क्या है? जो नायिका की सुंदर जांघें हैं उस पर सिंह समारल, सिंह शेर की, समारल यानी समान या शोभायमान है। और किसके लिए कहा है? यहाँ पर शेर की पतली कमर का उदाहरण दिया जाता है सौंदर्य के लिए। तो उसकी सुंदर लंबी जो केले के तने के समान पतली उसकी जांघें हैं, उस पर सिंह के समान सुंदर जो कमर है वो सजाई हुई है या समारल है, शोभायमान है। तापर मेरु समाने, तापर यानी उसके ऊपर, नीचे तो पैरों की जो पैर हैं वो उनकी जो जांघें हैं वो स्वर्ण कांति की है यानी सुनहरे रंग की हैं। उस पर पतली सींग की कमर है। और ता पर, उस पर भी मेरु समाने, मेरु पर्वत के समान क्या है? नायिका का या राधा का जो वक्ष स्थल का सौंदर्य है वो मेरु पर्वत के समान है। तो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का बखान किया गया है, किसके माध्यम से? सखी के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, कनक कदली पर सिंह समारल, यहाँ पर अगर हम देखें तो रूपातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसके रूप का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि इन पंक्तियों में रूपातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है। मेरु ऊपर दुई कमल फुलायल, नाल बिना रुचि पाई। मेरु ऊपर, मेरु पर्वत के ऊपर दुई दो कमल फुलायल खिले हुए हैं, नाल बिना, और उन खिले हुए कमलों की कोई नाल नहीं है, उनके बिना भी वो बहुत रुचि पाई यानी सुंदर दिखते हैं। नायिका के वक्ष स्थल का सौंदर्य वर्णन है यहाँ पर कि उसके मेरु पर्वत के समान जो वक्ष स्थल है उसकी शोभा कैसी है? कमल के, खिले हुए कमल के समान है, और उनकी कोई नाल भी नहीं है, अर्थात वो किसी भी नाल से जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। मणि में हार धार बहु सुरसरी, तव नहीं कमल सुखाई। मणि में, मणियों से भरा हुआ, मणियों से बना हुआ जो हार है वो उन्होंने धारण कर रखा है, कहाँ पर? अपने गले में। और धार बहु सुरसरी, और वो ऐसे कैसे लगता है? वो मणियों से जड़ा हुआ जो हार है वो सुरसरी, गंगा नदी, सुरसरी किसके लिए कहा गया है? गंगा के लिए, कि उसकी धार कैसी है? गंगा के समान है।
कि वो मणियों से बना हुआ जो हार है उसको देखकर गंगा नदी के समान वो सुंदर प्रतीत होता है। उसकी धार इतनी सफ़ेद हैं, वो मोती इतने सफ़ेद हैं कि गंगा नदी की धार के समान वो लगते हैं। तो नहीं, इसीलिए नहीं कमल सुखाई, और इसीलिए खिले हुए कमल सूखते नहीं है। तो यहाँ पर नायिका के गले में जो सुंदर मोतियों का हार है वो उसने पहन रखा है, और उसी के कारण जो उसके वक्षस्थल रूपी कमल है वो सूख नहीं पाते हैं, या वो हमेशा खिले रहते हैं। दूती कहती है कि अधर बिंबसन दसन दाड़िम बिजू रवि शशि उगथिक पासे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए दूती कृष्ण से कहती है कि उसके जो होठ हैं वो बिंबसन, बिंबा फल के समान सुंदर कोमल और लालिमा लिए हुए हैं। दसन दाड़िम, उसके जो दांत हैं वो दाड़िम यानी अनार, बीजू यानी बीज के समान है। उसके दांत कैसे दिखाई देते हैं? चमकते हुए। उसके जो आकार है दांतों का वो अनार के बीज के समान सुंदर हैं। रवि शशि उगती पासे, और ऐसे लगता है कि उसके आसपास रवि और शशि दोनों ही एक साथ प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि जो नायिका के मुख का सौंदर्य है वो बिल्कुल अपने आप में अद्वितीय है, सुंदर है। और उस मुख के चंद्रमा के समान जो उसका मुख है उस पर उन्होंने रवि के समान, सूर्य के समान चमकता हुआ तिलक धारण कर रखा है, तिलक लगा रखा है। और किसका तिलक है? सिंदूर का तिलक है। तो वो और भी ज़्यादा तेज प्रकट हो रहा है। राहु दूर बसत नीरो न आवथी तय नहीं करथी ग्रासे। राहु, ऐसे माना जाता है कि चंद्रमा और सूर्य को राहु ग्रास कर लेता है, ढक लेता है जब उस पर ग्रहण आता है। तो यहाँ पर राहु कौन है? नायिका के केश या उसके बाल। तो केश रूपी जो राहु है वो दूर बसत, दूर रहते हैं। नियरो न आवथी, उसके नियरो यानी नज़दीक, न नहीं, आवथी आते हैं। जो राहु है वो दूर रहता है, नायिका के सुंदर चांद के समान चेहरे को वो ग्रास नहीं सकता। तय नहीं करथी ग्रासे, इसीलिए नहीं करथी करता ग्रासे, यानी उसका ग्रास करता, उसको ढकता नहीं है, उसके निकट नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं? राहु के समान जो उसके काले बाल हैं वो उसके पास आकर उसके मुख को नहीं ढकते हैं। सारंग नैन बैन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने। सारंग नैन, सारंग क्या होता है? हिरन, हिरन के समान सुंदर उसके नेत्र हैं। बेन पुनि सारंग, बेन यानी वाणी भी उसकी कैसी है? सारंग के समान। कोयल का पर्यायवाची शब्द है, कोयल को भी सारंग कहा जाता है। तो वाणी कैसी है? कोयल के समान है। सारंग तसु समधाने, सारंग के समान ही, सारंग यानी कामदेव के समान ही समधाने, संधान करती हैं। जो उसके नेत्र हैं, कटाक्ष हैं नायिका के, वो भी कामदेव के समान सुशोभित हैं, या कामदेव के समान वो संधान करती है या दूसरे पर प्रहार करती हैं। सारंग ऊपर उगल दस सारंग, सारंग यानी कमल के समान सुंदर मुख के ऊपर उगल उगते हैं 10 सारंग। 10 सारंग अर्थात कई लटें, सारंग यहाँ भ्रमर के लिए भी है। तो कई जो भ्रमर रूपी जो लटें लटक रही है उनको देखकर ऐसे लगता है कि अनेक भ्रमर भी वहाँ पर मंडरा रहे हैं। सारंग यानी कमल, और सारंग यानी भ्रमर। कि कमल रूप, कमल के समान जो सुंदर उसका चेहरा है उसको देखकर ऐसे लगता है कि उसके ऊपर 10 सारंग, 10 लटें ऐसे लटक रही है जैसे अनेक भ्रमर वहाँ पर मंडराते हुए प्रतीत होते हैं। केली करथी, केली करते हैं। मधु पाने, मधु मीठा, मीठे रस का पान करने के लिए वो भंवरे वहाँ पर मंडरा रहे हैं। तो यहाँ पर सारंग शब्द का बार बार प्रत्येक बार अलग अर्थ प्रकट हुआ है। तो यहाँ कौन सा अलंकार आएगा? यहाँ पर यमक अलंकार प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। केली करथी मधुपाने, पहले वाली पंक्ति है ये। भनई विद्यापति सुनवर जोवती, भनई, भनई यानी कहते हैं, कौन कहते हैं? विद्यापति। सुन यानी सुनो, वर यानी श्रेष्ठ, जोवती युवती। एहन जगत नहीं आने, एहन, एहन यानी इस जगत में नहीं आया है कोई भी। कौन नहीं आया है? राजा शिव सिंह रूप नारायण, कि राजा शिव सिंह जो हैं वो नारायण का ही रूप हैं। और लखिमा देई पति भाने, और वो किसके पति हैं? लखिमा देवी के वो पति हैं। लखिमा देवी के पति कौन है? राजा शिव सिंह है।
और उसके समान कोई दूसरा व्यक्ति इस जगत में नहीं आया है जो तुम्हारे रूप को पहचान सके, तुम्हारे सौंदर्य को समझ सके। यानी राजा शिव सिंह ही तुम्हारे रूप सौंदर्य को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अन्य कोई भी संसार का व्यक्ति तुम्हारे सौंदर्य को नहीं पहचान सकता। और कौन पहचान सकते हैं? लक्ष्मा देवी के पति राजा शिव सिंह ही तुम्हारे सौंदर्य को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो कवि ने जो नक्शिक परंपरा है, जिसमें नाखून से लेकर सिर तक के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। भाषा की दृष्टि से सहज सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। माधुर्य गुण है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। और रस की दृष्टि से अगर देखें तो श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारा पद है ये नक्शिक परंपरा का पद है और इसमें नायिका के संपूर्ण शारीरिक सौंदर्य का वर्णन बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण या बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।